ये कहा जाता है कि देर आए पर दुरुस्त आए। देखिए हुआ क्या कि ये वीडियो आप लोग को 8 बजे आता है, बट आज ऐसा है लगभग 9 या सवा 9 बज जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें प्रोसेसिंग का टाइम लग जाता है। तो इसके पीछे देखिए आज हुआ क्या कि जब मार्केट्स में बुक लाया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिया था। तो बाद में जाके वेरीफाई करने लगा तो पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं। तो भाई उसको वेरीफाई करना होता है ना भाई। तो गलत सलत अगर पढ़ा दिया तो भाई बाद में आपको कमेंट आने लगेंगे कि सर क्या पढ़ा दिया। और गलत भी चीज़ है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन गलत पता है तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग एग्जाम में है, तीनों पेपर में पता होगा। तो चलिए बहुत सारे चीज़ों को यहाँ से वेरीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आगे से पता है ना, दूध का जल मट्ठा फूक फूक कर पीता है, तो मैं भी आगे से ख्याल रखूँगा कि सारे क्वेश्चन गलत है। तो मैं क्वेश्चन तो सेट करूँगा, बस उसका आंसर मैं खुद से बनाऊँगा। तो देखिए हो गया सारा। चलिए तो सारा जो गड़बड़ था अब यहाँ पे मैं इसको रेक्टिफाई कर दिया हूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज का कंप्यूटर लैंग्वेज टेस्ट का पेपर 3 का पार्ट 9। ओके, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डेली 8 बजे आता है, लेकिन इसका आज तो महत्व रहा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अक्षरों का केस में समझते हैं, लोअर केस और अपर केस होता है। जैसे ए है और एक ए है, तो इसको अपर केस लेटर बोलते हैं, इसको लोअर केस बोलते हैं। तो बदलने के लिए हम एमएस पावर पॉइंट में, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो किसका प्रयोग कीजिएगा? कंट्रोल+B का, कंट्रोल+Shift का, Shift+F3 का या Shift+F2 का। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो कीजिएगा केस बदलने के लिए वो कीजिएगा Shift+F3 का यूज कीजिएगा। तो अगर एमएस पावर पॉइंट होगा, ओके, एमएस पावर पॉइंट अगर यूज़ करते होंगे आप लोग, तो उसमें Shift+F3 डालिएगा ना, तो उसमें केस चेंज करने का आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कि आपको कैपिटल में रखना है या स्मॉल में रखना है। ओके, केस दो तरह होता है, इसको अपर केस लेटर बोलते हैं और छोटा वाला ABCD जो होता है उसको लोअर केस लेटर बोला जाता है। ठीक है, तो Shift+F3 आपका यह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक टर्मिनल के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती, वह क्या कहलाता है? तो देखिए एक इसका आंसर डबल टर्मिनल हो गया, समझिए। देखिए डबल टर्मिनल का करता क्या है कि आप एक बस इसका एक फंक्शन होता है, ठीक है, कि एक पार्टिकुलर टाइप के फंक्शन को क्या करेगा, जो ऐसे परफॉर्म करेगा, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग का कार्य नहीं होता है। प्रोसेसिंग के काम आपको तो पता होगा कि जो है CPU को परफॉर्म करता है, लेकिन इसका जो डबल टर्मिनल है एक जगह से डेटा लेता है उधर ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो यहाँ से उसे प्रोसेसिंग वगैरह उसको करता नहीं है। ओके, एक जगह से डेटा लेता है दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है, तो इसमें प्रोसेसिंग का कोई फंक्शन नहीं होता है, प्रोसेसिंग का फंक्शन CPU होता है। तो इसका आंसर हो गया डबल टर्मिनल। बहुत सारे क्वेश्चन ना गलत दे के रखे थे, ठीक है, वेरीफाई करने लगा तो बहुत सारी चीज़ मैं सर्च भी नहीं कर पाया, तो आज तो बहुत गड़बड़ हो गया। वह प्रोग्राम जिसमें लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने के लिए कुछ बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि फाइल व रिकॉर्ड लॉक के नियंत्रण के लिए। यानी कि अगर पता है कि अगर लैन पर काम करना होता है तो आपको पता होगा कि VPN होता है ना, जैसे लैन पर काम करना होता है तो हम लोग बाहर से इंटरनेट लेते हैं, उसका यहाँ पे VPN नेटवर्क लगाते हैं, उसके बाद अपना जो है से अंदर में आप लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट वगैरह का यूज करते हैं। ओके, ताकि जो डेटा हो सिक्योर रहे, बाहर ना जाए। जैसे मिलिट्री का हम लोग का डेटा है, तो बाहर में अगर चला गया तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को मतलब नुकसान पहुँच सकता है। ओके, तो यहाँ से ऐसे करते हैं। तो वह प्रोग्राम जिसमें क्या वही करते हैं, लैन पर कार्य किए जाते हैं और उसमें बदलाव किए जाते हैं, ताकि क्या हो सके, फाइल और रिकॉर्ड को लॉक किया जा सके। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको लेन इंट्रिंसिक सॉफ्टवेयर, लेन अवेयर सॉफ्टवेयर, ग्रुप वेयर या फिर लेन इग्नोरेंट सॉफ्टवेयर क्या हो यूज होता है? तो देखिए इसका करेक्टनेस होना चाहिए लेन इंट्रिंसिक सॉफ्टवेयर। क्या होगा? लेन इंट्रिंसिक सॉफ्टवेयर। ओके, इसको यूज करते हैं ताकि हम लोग फाइल व रिकॉर्ड को क्या कर सकें, नियंत्रित कर सकें। ओके, तो चलिए आपका आंसर हो गया। VPN का फुल फॉर्म बता दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, मेहरबानी होगी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जब मैं कभी भी PPT बनाता हूँ ना तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो MS पावर पॉइंट में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अच्छा, आज इंग्लिश मीडियम में नहीं है ना, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो गया। ये वीडियो लेट आ रहा है, एक तो गड़बड़ हो गया था, दूसरा कारण एक आंटी थी मुझको फंसा दी मतलब मतलब उनका कुछ काम था तो काम के लिए बोल दी, तो मना तो नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, तो कल जाना पड़ा। तो कल बहुत सारा टाइम उधर ही मेरा वेस्ट हो गया। वेस्ट का हो गया मतलब उनका सही यूटिलाइजेशन उनके लिए, वो मेरे लिए वेस्ट हुआ। थोड़ी फालतू की बातें नहीं करते हैं तो, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा देखिए ये सब गड़बड़ हो जाता है कभी, तो क्या करें, लाइफ में सब मैनेज करके चलना होता है ना। तो MS पावर पॉइंट में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका देखिए मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। जब MS पावर पॉइंट में जो आपका PPT में बनाता हूँ तो इसका मैं धड़ल्ले से यूज करता हूँ। तो वह आपका है टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो Ctrl+Shift+A वाला जो बटन है, Ctrl+Shift+A वाला एरो ऐसे, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, क्या करते हैं, Ctrl Shift और A वाला बटन यूज करते हैं। तो ऐसे कीजिएगा, Ctrl Shift। यहाँ से देखिए ऐसा होता क्या है ना कि सारे अगर इस देखिएगा तो ऐसे
ऐसे ये सब बटन होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये सारा यूज कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जिसे होता है ना आपका मतलब ग्रेटर देन लेस देन, ओके। तो ये सारा साइन है, आप लोग समझते होंगे ग्रेटर देन का साइन हो गया, तो इसको याद भी रख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर रटन नहीं है तो इस साइन होता क्या होता है, इस साइन होता है ग्रेटर देन का, ये साइन होता है लेस देन का। तो ग्रेटर देन का साइन लगे इसका मतलब कि आपका टेस्ट का साइज को इंक्रीज कर देगा, ओके। और अगर लेस देन का साइन इसका मतलब आपका टेस्ट का साइज को डिक्रीज कर देगा, क्लियर। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ये वाला ग्रेटर देन का साइन हो गया। और बाकी अगर पूछे कि अगर साइज को छोटा करना है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐसे लेस देन का साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो गया। अब इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ इस पावर पॉइंट में। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, ओके, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू की बात किया जा रहा है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो आपको बताना है कि इसका कार्य क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित करना। क्या होता है, तो देखिए इसका जो मेन फंक्शन होता है कंट्रोल यूनिट का, डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना होता है। क्या होता है, डेटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना। प्राइमरी स्टोरेज पता होता है कि रैम होता है, क्या होता है, रैम होता है। तो आपको पता है कि जब कंप्यूटर काम करता है तो उसमें रैम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो उसका मेन अभी जो डेटा करंट में काम करता है वो सारा रैम में स्टोर होता है। तो वही सारा कंट्रोल यूनिट काम है कि डेटा को क्या करता है, जो है प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर कर रखता है, और वहां से डेटा जो भी जरूरी पड़ता है कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए वो सारा डेटा वहां से लेता है, ओके। तो आंसर क्या हो गया आपका, प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना, ओके। अब बाकी लॉजिकल जो ऑपरेशन होता है वो सारा फंक्शन यानी कि फंक्शन जो होता है, जैसे कि आपका हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो उसके लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ओके ओके। समझ, ये सब सीपीयू का ही पार्ट है, समझ गए। तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ओके। चलिए तो एक बताइएगा, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसको बोला जाता है, पढ़ा दिया था ना, बताइए जरा, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किनको कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से, आपका आंसर हो गया आपका डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना, ओके। और बाकी यहाँ से देखिएगा एक कैश मेमोरी भी होता है ना, पढ़ाया था ना, CACHE, कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी में जो डेटा जो है से जब कंप्यूटर काम करते रहता है तो कैश मेमोरी से डाटा बहुत ज़्यादा जो है से फास्ट से आता है, ताकि कंप्यूटर का परफॉर्म अच्छा से कर सके, फास्ट कर सके। पता है ना, कोई भी चीज़ आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो इतना जल्दी आपको देता है, तो कैश मेमोरी से डेटा जो है ना फटाक से ले लेता है, ठीक है। जो हार्ड ड्राइव में कोई डेटा अगर है तो वहाँ से नहीं ले पाएगा, लेकिन कैश मेमोरी जो कि रैम का ही पार्ट होता है, ओके, तो वहाँ से डेटा फटाक से लेके और आपको तुरंत कैलकुलेशन करके आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या है। आप लोग इमेज पढ़े ना, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। तो रियल इमेज कैसे बनता था, जब रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होता था। और वर्चुअल इमेज कब बनता था, जब आप लोग जो है लाइन का डॉटेड लाइन बढ़ाते थे तब बनता था इमेज, याद है। तो रियल और वर्चुअल यही होता है, थोड़ा डिफरेंस। रियल में आप लोग देख सकते हैं, रियल में मतलब इसको पर्दा पर उतार सकते हैं, इस वर्चुअल को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा लाइट के बारे में बात करूँ तो दूसरे से इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, जो रियल में एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, ओके। लेकिन क्या करता है, मेन मेमोरी का पार्ट होता है जो कि केवल स्वैपिंग के लिए काम करता है। स्वैपिंग समझते हैं ना, जैसे आप लोग जैसे कि आप देखे होंगे पीओएस मशीन होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तो उसमें आप लोग कार्ड को ऐसे डाल के ऐसे स्लाइड कर देते हैं, तो उसको स्वैपिंग बोलते हैं ना, तो घिसना एक तरह से। एक तकनीक जिसके द्वारा एक बड़े प्रोग्राम जिसका साइज मेन मेमोरी से अधिक है, एक प्रोग्राम है जिसका साइज है से मेन मेमोरी है, यानी कि क्या है, मेन मेमोरी से अधिक है, उसको रन होने लायक बनाता है। और सेकेंडरी मेमोरी का वह भाग जो प्रोग्राम के संचालन में काम आता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है, ठीक है, एक ऐसा तकनीक बोल सकते हैं, एक बड़े प्रोग्राम, देखिए एक बड़ा प्रोग्राम है जिसका साइज मेन मेमोरी से अधिक है, उसको रन होने के लायक बनाता है वर्चुअल मेमोरी। यानी कि उसका जो साइज है वो तो बड़ा है लेकिन फिर भी उसको रन करा देगा। तो वर्चुअल मेमोरी का काम यही होता है। जैसे कि पबजी वगैरह होता था, तो लगभग आई थिंक ना, पता नहीं कितना होता था, मैं तो कभी इसको प्ले किया नहीं, ओके। तो लगभग 1.5 GB के आसपास होता था। लोकल चीज़ में चलता ही नहीं, ओके, लोकल चीज़ में चलता ही नहीं। तो ऐसे ऐसे फाइल को वर्चुअल मेमोरी में हम लोग करेंगे ना तो ऐसे चलने लगेगा। तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दिया कि यह ऐसा तकनीक होता है वर्चुअल मेमोरी जिसमें एक बड़ा प्रोग्राम का जिसका साइज ऐसे मेन मेमोरी से अधिक होता है उसको रन होने लायक बनाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक छोटी वेबसाइट के लिए आप लोग एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको स्थान या स्पेस खरीदना पड़ेगा। जैसे होता क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि इंटरनेट पर आप वेबसाइट वगैरह जैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप लोग समझिए कि एक घर है, ठीक है, तो घर है ना, तो घर में बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें आपको फ्लैट होते हैं या रूम्स होते हैं, ओके। तो एक रूम आपको खरीदना पड़ता है, तब उसको रेंट देकर खरीदना पड़ता है। तो उसी तरह से नेट पर भी जो स्पेस आपको फ्री में नहीं मिल जाएगा, नेट पर जो स्पेस आपको खरीदना पड़ेगा पैसा देकर, ओके। तो उसको खरीदने के लिए आपको कहाँ से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको खरीद करने के लिए ISP से जो है से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ISP से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ISP क्या होता है, ISP का फुल होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस, ओके, सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इसका फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा ये भी।
तो ये सारा होता है। तो समझ गए आप लोग सारा चीज़ की क्या होता है और छोटी वेबसाइट के लिए। जैसे कि आप लोग सुने होंगे GoDaddy का नाम, जिसका MS धोनी जी प्रचार करते हैं GoDaddy का। चलिए उन लोग का भी हो गया GoDaddy ना, तो GoDaddy हो गया, Hostinger.in हो गया। तो ये सारे कुछ कुछ वेबसाइट है जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है से मतलब स्पेस खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए वह ई कॉमर्स क्या बोल रहा है, वह ई कॉमर्स मतलब ई का मतलब बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक मेल में, जो ईमेल बताया था तो उसमें क्या था, बंद क्यों हो रहा है भाई, थोड़ा सा ना बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। देखिए आज पूरा परेशानी है, मतलब एक कहा जाता है ना कि कंगाली में आटा गिला, तो भाई सारा कॉन्सेप्ट मेरे साथ भी आज हो चुका है। ओके चलिए, तो आंसर क्या हो गया ISP, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ISP इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बोलता है कि वह ई कॉमर्स जो प्रारंभिक कंज्यूमर द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में होता है। बोला है कि एक ऐसा कंज्यूमर, ऐसा ई कॉमर्स मतलब बताना है कि ई कॉमर्स वो कैसा है जो प्रारंभिक कंज्यूमर द्वारा व्यापारिक गतिविधि में होता है, उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, या बिजनेस टू कंज्यूमर, या बिजनेस टू कंज्यूमर। देखिए सारे क्या क्या कर रखे हैं। COD ऑप्शन में कोई आपको अंतर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई तो ऐसे ऐसे करके रखे हैं। तो आंसर इसका देखिए क्या जाने वाला है, तो इसका आंसर C या D दोनों जाएगा। ओके, तो ऐसा ऑप्शन डाल कर रखे हैं ना कि मतलब C और D दोनों आंसर हो गया, तो एक ही है। तो देखिए ई कॉमर्स से प्रारंभिक कंज्यूमर द्वारा अगर व्यापारिक गतिविधि होता है, यानी कहने का मतलब ई कॉमर्स अगर काम हो रहा है, ई कॉमर्स समझते हैं ना, जब से ऑनलाइन खरीद बिक्री होता है ना इंटरनेट के माध्यम से, तो उस तरह का जो सिस्टम को हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। जो उस तरह का सर्विस है उसको ई कॉमर्स सर्विस कहा जाता है। ओके, ई कॉमर्स, ओके समझ गए। जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, अमेजन हो गया, तो इससे अगर चीज़ आप लोग कोई चीज़ मंगाते हैं तो क्या होता है, वो जो होता है ऐसे आपका ई कॉमर्स साइट का है। तो ई कॉमर्स साइट में व्यापारिक गतिविधि होता है कंज्यूमर द्वारा, तो उसको हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को हम लोग दे रहे हैं। ओके, तो आंसर आपका C हो गया और D भी हो गया, समझ लीजिएगा। ईमेल एड्रेस लिखा है maruti@gmail.com। ओके, maruti@gmail.com में मारुति क्या है, तो देखिए ईमेल का कुछ कंटेंट आपको समझा देते हैं। एक्चुअली में इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा प्रयोक्ता यानी कि यूजर नेम है। क्या है, यूजर नेम है। आज इंग्लिश नहीं डाल पाए ना, टाइम नहीं था, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिएगा पार्ट्स ऑफ, अगर ईमेल एड्रेस की मैंने बात करूंगा यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो नेम है प्लस में उसके बाद यहाँ पे एक लेटर दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ दिख रहा है, उसके बाद .com दिख रहा है। ओके, तो यहाँ जो सबसे पहले आता है ना यूजर नेम होता है। क्या होता है, यूजर नेम होता है। उसके बाद यहाँ पे सिंबल होता है, क्या होता है, सिंबल जो कि @ लगता है ईमेल में। ओके, और उसके बाद मेल सर्वर होता है। यहाँ पे क्या है, मेल सर्वर है। और उसका लास्ट में डोमेन नेम होता है ना, देखिएगा .com वगैरह हो गया, .in हो गया, ठीक है, .edu हो गया। तीसरा अगर पूछेगा तो सब डोमेन नेम है। ज़्यादातर ना आपको यूजर नेम और डोमेन नेम पूछेंगे, तो ठीक है, तो .com अगर पूछ दें तो समझिएगा डोमेन नेम है, .in पूछ दें, .edu पूछ दें, तो इस तरह चीज़ अगर पूछ दिया जाए तो आप समझिएगा कि डोमेन नेम है। और जो सबसे शुरू में नाम होता है उसको हम लोग यूजर नेम बोलते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे समझिए मारुति आपका यूजर नेम हो गया। ओके, और यहाँ पे .com आपका जो है से आपका डोमेन नेम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए, तो प्रोग्राम की अगर गति बढ़ाना है, ठीक है, तो एक सिस्टम आता है डिस्क फ्रेगमेंटर। क्या है, डिस्क फ्रेगमेंटर, तो उसके यूज कर सके और प्रोग्राम की गति को बढ़ा सकते हैं। अगर प्रोग्राम अगर थोड़ा स्लो काम कर रहा है तो एक डिस्क फ्रेगमेंटर आता है, तो इसका आप लोग यूज कीजिएगा ना, तो आपका जो है से जो कंप्यूटर में सिस्टम है वो थोड़ा सा फास्ट चलने लगेगा, प्रोग्राम थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा। ओके, तो हमको भी थोड़ा सा इसको यूज करना है, थोड़ा सा मेरा भी लैपटॉप अच्छा से नहीं चल रहा है। ऑटो कंटेंट विजार्ड बनाता है। देखिए ऑटो कंटेंट विजार्ड अगर जाइएगा थोड़ा सा MS पावर पॉइंट में, तो एक आप लोग को मतलब देखने को मिलेगा उसके अंदर MS पावर पॉइंट में। तो MS पावर पॉइंट में जाइएगा तो एक चीज़ मिलेगा, तो उस करता क्या है ना कि एक सैंपल स्लाइड बना देता है। क्या करता है, सैंपल स्लाइड के साथ एक नया प्रेजेंटेशन बनाता है कि क्या सूचना उसमें जोड़ना है इसकी जानकारी के साथ। बात समझ में आ रहा है, तो एक तरह का स्लाइड बना देता है जो कि आपको क्या सूचना जोड़ना है इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मतलब आपको देगा, और एक स्लाइड ऐसे बना देगा। ओके, सैंपल स्लाइड बना देगा। सैंपल मतलब क्या, जैसे नमूना, उसके बाद में आपको एडिट करके जो अपने अनुसार उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो वो सैंपल स्लाइड को बना देगा, तो वही ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है MS पावर पॉइंट में। ओके, चलिए अच्छा, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, बताया था ना, एप्लीकेशन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है पता है, बताइए जरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। थोड़ा बहुत आंसर दिया कीजिए भाई। आपको पूछता है बॉड रेट क्या है। देखिए बॉड रेट क्या होता है, सबसे अधिक और सबसे कम ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर होता है, ट्रांसमिशन की क्षमता होता है, या चैनल के ट्रांसमिशन की गति। तो देखिए इसका आंसर होगा C, चैनल का जो चैनल होता है, बहुत सारा चैनल होता है कंप्यूटर में, तो उसका ट्रांसमिशन की गति को पता करने के लिए हम लोग बॉड रेट का यूज करते हैं, या उसको ही बॉड रेट कहते हैं, कितना गति चल रहा है।
कंप्यूटर में जो होता है से जो हम लोग स्पीड नापते हैं कंप्यूटर का, वो MIPS होता है ना, MIPS होता है और फ्लॉप्स होता है। क्या होता है? MIPS और फ्लॉप्स होता है। थोड़ा बहुत आंसर दीजिए, फुल फॉर्म बताइए, पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो यही कंप्यूटर में गति होता है। बाकी चैनल का ट्रांसमिशन गति हम लोग बॉड रेट में नापते हैं। यह देखिएगा, चैनल का ट्रांसमिशन, सिर्फ ट्रांसमिशन रहेगा तो मत लगाइएगा। ओके, चैनल के ट्रांसमिशन की गति है। आगे है ARPANET। क्या है? ARPANET जो है किस दशक में बनाया गया था? तो देखिए, ARPANET जो है बहुत पहले बनाया गया था US मिलिट्री के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडवाइजरी नेटवर्क होता है ना, ठीक है। क्या होता है? एडवांस प्रोजेक्ट, फिर से बता रहा हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडवाइजरी नेटवर्क, NT से नेटवर्क होता है। ओके, तो देखिए यूएस के द्वारा बनाया गया था और बनाया गया था 1969 में। ओके, नवंबर 1969 में बनाया गया था। तो समझिए इस कौन सा दशक हो गया? तो 1960 के दशक में हो गया। ओके, 1960 के दशक में हो गया। यहाँ से पता है ना, 1960 से 70 तक हमको इसको क्या बोलते हैं? 60 के दशक में बोलते हैं। और 1969 में बनाया गया था, इसको दशक आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला गया। ओके, तो ARPANET यही है, याद रखिएगा इसको। एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एक व्यापारिक नेटवर्क है। ओके, जो व्यापारी तथा उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स को आपस में जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे देखे थे ना आप लोग, मतलब क्या था? बिजनेस टू कंज्यूमर था, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ऐसे पूछेगा, समझ लीजिएगा, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है। तो अगर B2B व्यापारिक नेटवर्क है तो क्या करता है? व्यापारी तथा ट्रेडिंग पार्टनर्स को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है बताइए जरा? तो देखिए, ये होता है प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क। क्या होता है? प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क। क्योंकि पता है कि अगर दो पर्सन के बीच में चाहे 2 या 4 पर्सन अगर होंगे तो उनके बीच जो मतलब नेटवर्क होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए। क्योंकि 3 ही 4 जो पर्सन है या 5 जो भी हों, तो उनके बीच का ही नेटवर्क रहना चाहिए, उन्हीं का काम है, बाकी किसी से मतलब तो है नहीं। तो प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क होता है बिजनेस टू बिजनेस व्यापारिक नेटवर्क में, ठीक है। तो जो सिर्फ व्यापारी और ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच ही वह नेटवर्क चलता है, इसको बोला जाता है प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप कोई सब टाइप करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। यदि आप कोई शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे डैश रंग की लहरदार रेखा बन जाती है। देखिएगा, ऐसे 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 ना रेखा बन जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ लीक। क्या लिख दिया? लीक। तो लीक का स्पेलिंग क्या है? गलत है। क्या है? लीक का स्पेलिंग गलत है। तो इसके नीचे जो है ना से जो ऐसे गलत है, ऐसे ऐसे लाल लाल जो लहरदार एक रेखा बन जाएगा, ठीक है। आप लोग लिखे होंगे, अगर MS वर्ड में पावर पॉइंट वगैरह चलाते होंगे थोड़ा, तो आप लोग को आइडिया होगा इसके बारे में। तो लाल रंग का रेखा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी चला गया। तो इससे पता चलता है ना कि या तो जो वर्ड है उस वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, ओके, या तो गलत है। इसका 2 ही मीनिंग होता है। ओके, या तो उस डिक्शनरी में नहीं है या तो फिर गलत है। जैसे किसी का नाम वगैरह कभी कभी लिखेगा ना तो वो भी आ जाता है कभी कभी। ओके, तो देखिएगा इसको, यही है आपका। तो लीक का सही स्पेलिंग ए लिए क्या होता है? ओके, लीक करना। आंसर इज बी। फोल्डर व फाइल और फोल्डर्स को मैनेजमेंट करने के लिए आपको किस विंडोज प्रोग्राम का यूज कीजिएगा? विंडोज प्रोग्राम का यूज करना है। विंडोज एक्सेसरीज, कंट्रोल पैनल का यूज कीजिएगा, एक्सप्लोरर का, या फिर ऑफिस का? तो बताइए, हम लोग इसमें एक्सप्लोरर का यूज करते हैं ना। तो विंडोज एक्सप्लोरर का यूज हम लोग करते हैं फाइल व फोल्डर को मैनेजमेंट करने के लिए। तो याद रखिएगा, विंडोज एक्सप्लोरर। ओके, चलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ठीक है, वो वेब ब्राउजर है। यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर की बात की जा रही है। कंट्रोल पैनल क्या होता है? थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। कंट्रोल पैनल देखिए, आपका जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, और कंप्यूटर में जो मेनली कंप्यूटर है और उसके साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस, तो उसके बीच जो मैनेजमेंट का कार्य करता है कंट्रोल पैनल। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर का जो है 4 ही मेन पार्ट होता है। क्या होता है? 4 ही मेन पार्ट होता है। और उसमें कौन कौन आते हैं आपको बताया था कि माउस आता है, कीबोर्ड आता है, और मॉनिटर आता है, और CPU आता है। ओके, तो यहाँ से 4 के बाद इसके अलावा भी हम लोग को कोई चीज़ जरूरी पड़ता है। जैसे हमको प्रिंट करना है तो अगर प्रिंटर लगा दिए, तो सारा कंप्यूटर को ही हेल्प करने के लिए जो है अलग अलग से डिवाइस हम लोग लगाते हैं। ओके, जैसे कि स्पीकर वगैरह हो गया। तो सारा अगर चीज़ हम लगाते हैं तो उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। बाकी ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से, ओके, ये सारा मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ही आता है। माउस और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइसेस है, ओके, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है जो स्क्रीन से दिखता है, और CPU जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विंडोज एक्सप्लोरर। आंसर हो गया विंडोज एक्सप्लोरर। विभाजित होने वाले रो और कॉलम्स के अक्षर और नंबर क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर अंदर में हम लोग बात करें, ओके, अगर हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस। तो विभाजित होने वाले रो और कॉलम के अक्षर और नंबर क्या कहलाते हैं? तो उसको सेल एड्रेस कहते हैं। थोड़ा सा एक सेल एड्रेस दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ से एक रो है, एक कॉलम है, ठीक है, रो और कॉलम है। तो यहाँ से देखिए एक ABS है यहाँ से। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं तो क्या होता है?
तो ये देखिए यहाँ A1 लिखा हुआ है, ठीक है, डॉलर जैसा साइन है, AS1 ऐसा लिखा हुआ है, डॉलर जैसा साइन। ओके, तो इस तरह सेल एड्रेस को बताता है जहाँ पे नंबर और लेटर्स को आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह होता है विभाजित होने वाले रो और कॉलम्स के अक्षर और नंबर कहलाते हैं सेल एड्रेस। ओके, तो समझ चुके होंगे सेल एड्रेस होता है सब। ओके, सारा सेल एड्रेस है। ओके, निम्नलिखित में से किस व्यू में आप केवल टेक्स्ट देख सकते हैं, ग्राफिक्स नहीं। ओके, टेक्स्ट देख सकते हैं, सिर्फ ग्राफिक्स उसका नहीं देख सकते, क्या क्या आपने अंदर में करके रखा है। तो देखिए वो होता है आपका आउटलाइन व्यू। क्या होता है? आउटलाइन व्यू होता है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बहुत सारा व्यू होता है कंप्यूटर में। तो देखिए होता है कि जो आउटलाइन भी होता है कि एक क्रिएट एन आउटलाइन और स्टोरी बोर्ड फॉर योर प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बाहर से सिर्फ दिखाता है कि आप यहाँ पे क्या नाम वगैरह लिख कर रखे हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले करता है सिर्फ टेक्स्ट और ऑन योर स्लाइड कि आप जो है टेक्स्ट यहाँ पे दिखाता है, सिर्फ टेक्स्ट दिखाता है कि आपने इसमें क्या मतलब इसमें जो आप टेक्स्ट देख रखिएगा वही दिखाएगा सिर्फ। ओके, नोट पिक्चर्स और अदर ग्राफिक आइटम्स, जो अंदर में पिक्चर वगैरह जितना ग्राफिक्स वगैरह अंदर में क्या क्या कर रखे हैं वो नहीं दिखाएगा। तो उसको हम लोग आउटलाइन व्यू बोलते हैं। आउटलाइन मतलब जो होता है ना खाका, यानी सिर्फ खाका तैयार है, बाहर का चीज़ दिख रहा है, अंदर में जो क्या क्या प्रेजेंटेशन में क्या आप कहीं भी इमेज लगा कर रखे हैं, क्या फोटो लगाए हैं, कहाँ पे आपने, ठीक है, क्या क्या मतलब ऐड कर रखा है नहीं दिखेगा, ठीक है। ग्राफिक आइटम्स और पिक्चर्स नहीं दिखते हैं, सिर्फ आउटलाइन व्यू में आपको टेक्स्ट दिखता है। तो जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की बात होगा प्रेजेंटेशन में, ग्राफिक्स नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका आउटलाइन व्यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गति की सबसे तेज इकाई क्या है। देखिए जो गति की सबसे तेज, अगर कंप्यूटर में थोड़ा सा बात करें, ओके, तो कंप्यूटर में अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं, देखिए एक आता है मिली सेकेंड। क्या आता है? मिली सेकेंड। तो मिली में कितना होता है? 10⁻³ सेकेंड होता है ना। और उसके बाद आता है माइक्रो। तो माइक्रो सेकेंड अगर हम थोड़ा सा बात करें, ठीक है, माइक्रो सेकेंड के बारे में, तो होता है 10⁻6 सेकेंड। क्या होता है? 10⁻6 सेकेंड। नैनो के बारे में बात करें, अगर नैनो सेकेंड के बारे में बात करें तो 10⁻9 सेकेंड्स होता है। और अगर पाइको या पीको इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर इसको पाइको लिखा है पता नहीं क्या लिखे हैं, पीको अगर सेकंड अगर ये है, नैनो के बाद पीको ही आता है। तो अगर पीको सेकंड है, ठीक है, क्या है, पीको सेकंड है, तो 10⁻⁻ कितना होना चाहिए, ई माइनस जो है 12 सेकंड होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको लेटर भी टाइम होता नहीं था, लेटर वेरीफाई करूंगा, उसके बाद फिर से कमेंट बॉक्स थोड़ा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको कि पाइको है या पीको, क्या लिख के रखे हैं हम लोग। ओके, क्योंकि आंसर हम लोग डी लगा कर रखे थे, लेकिन मेरे अनुसार जो है इसका आंसर मिली सेकंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर मिली, माइक्रो, नैनो और पाइको जैसे 3, 6, 9 और 12 का अगर जाता है तो सबसे बड़ा इसमें 10⁻³ आता है। पावर में माइनस अगर 12 आ गया तो छोटा ना हो गया, तो पीको सेकंड छोटा हो जाता है। ओके, तो यहाँ से मिली सेकंड इसका तेजी का सबसे बड़ा इकाई है यहाँ पे। ओके, बाकी देखते हैं इसको पाइको लिखे या पीको लिख के रखे हैं लोग, क्या पढ़े हैं, बहुत डाउट लग रहा है इसमें। तुम थोड़ा सा डिस्कस किया ना तो वो टेंशन हो गया इसको देखने में, तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका भी आंसर हम लोग गलत देख रखे थे। ओके, वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज के सभी पेज को, विषम पेज को, सम पेज को, या उपरिम से कोई नहीं। आंसर हम लोग डी देकर रखे थे, लेकिन डी गलत आंसर है। सही आंसर देखिए इसका, और यहाँ पे डी की जगह पे ना ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग, मैं जब MS वर्ड में गया फिर से मैं चेक किया जाकर, ठीक है, मुझे लग रहा था सारा प्रिंट हो जाता है, फिर से मैं इसको चेक किया। देखिए आपके लिए जस्ट कंप्यूटर से उठा के आपको स्लाइड लेकर आया हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं प्रिंट आउट के लिए माइक्रोसॉफ्ट से PDF को प्रिंट करने का कोशिश कर रहा था। ओके, मैंने दिखाने के लिए आपको, तो यहाँ से देखिए मैं किया, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंट अगर जब करने का ऑप्शन आया तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल पेजेज इन रेंज, ठीक है, उसके बाद ऑड पेजेज, और देखिए इवन पेजेज भी डार्क में लिखा हुआ है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि हम लोग प्रिंट सबको कर सकते हैं, चाहे ऑड पेजेज हो, इवन पेजेज हो या ऑल पेजेज हो, सारा को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके अनुसार इसका आंसर ABC तीनों होना चाहिए, तो ऑल आंसर आएगा। ओके, क्या आएगा, ऑल आंसर आएगा, डी नहीं होना चाहिए। ओके, उन लोग डी लगा कर रखे थे। तो समझ गए, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपको एक बॉक्स देता है जहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को। ओके, जो कि प्रिंट होने के बाद आपका हार्ड कॉपी आ जाता है किसी सॉफ्ट कॉपी का, आपको पता था ना ये सब सारा चीज़। तो आंसर आपका तीनों के तीनों हो गया, A, B और C हो गया। ओके, तो यही सारा कुछ क्वेश्चन थे आज लिया था मैं, एक बुक लाया था मार्केट से, उसके बाद इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को गलत मिल गया। तो देखिए अब वेरीफाई करके आप लोग को अब देंगे अगला बार से, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। अगर कुछ इसमें अगर त्रुटि वगैरह होगा तो कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ओके, और बाकी अगर ऐसा भी कुछ दिक्कत आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मिल जाएगा। ओके, तो बाकी ये चैनल से जुड़ के थोड़ा सा PDF के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा ना, वहाँ से कुछ यहाँ पे ऐड करके मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी अगर टेस्ट वगैरह जो वहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि थोड़ा इंग्लिश में भी डालना है, तो चलिए भाई आप लोग के लिए अगर थोड़ा सा अगर कुछ कर मैं अगर आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो चलिए, बार ऐसे लिख रहा हूँ, इतना बार लिख दिया, आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आया होगा तो, अदरवाइज कमेंट कीजिए भाई। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारत।